हमारे ख्वाहिश इसी प्रकार नागरिकगण, मीडिया से आए हुए सम्मानित पत्रकार बंधु और जिनके लिए आज का कार्यक्रम है। दौरा नहीं था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक चल रहा था युवा पखवाड़ा, स्वामी विवेकानंद की जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग छात्र छात्राओं में उनके व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रख करके उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव भरने के लिए स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में कार्यक्रम करते हैं। अभी इन लोगों ने नई शिक्षा नीति पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था ताकि अधिक से अधिक छात्र उसके बारे में जाने समझें। नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, भाषण, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम ये लोग करते हैं इस पूरे 15 दिन में। उसी पखवाड़े का इनका समापन समारोह था युवोत्सव नाम से, उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूँ। पंडित जी, जैसे तैनाती हो रही, काफी तबादले की भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, इससे अछूते नगर क्षेत्र के विद्यालय में बहुत खराब दशा है। एक शिक्षक है, कहीं वो भी नहीं है, तो इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, कैसे होगा या बंद करने की? पिछले 50 वर्षों से ये समस्या है कि नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी रही है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में रुचि ले रहे थे और कठिनाई ये हो रही थी कि नगर क्षेत्र में कोई नई भर्ती नहीं हो पा रही थी। जो भी भर्तियां हो रही थी वो ग्रामीण क्षेत्र में हो रही थी। योगी सरकार ने अभी तक के 4.25 साल के कार्यकाल में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा में की। फिर भी नगर क्षेत्र में वो कमी इसलिए नहीं दूर हो पा रही थी क्योंकि उनका कैडर अलग था। उस समस्या के समाधान के लिए अभी तो चूंकि नियमों में संशोधन करने में समय लगता, इसलिए हमने सबको उनका प्लेसमेंट कर दिया है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन आने वाले 1-2 महीनों में हम ये नगर और ग्रामीण क्षेत्र का विभाजन खत्म करने वाले हैं। फिर समायोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जहां अतिरिक्त शिक्षक हमारे पास है उनको नगर क्षेत्र में लेकर आएंगे और आने वाले 2-3 महीनों में नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी भी पूरी हो जाएगी। पारस्परिक म्यूचुअल वाले तबादले की क्या उम्मीद है? म्यूचुअल तबादले की प्रक्रिया चल रही है, जो कि उसका फॉर्मेट अलग है। 2 व्यक्ति एक साथ उसमें आवेदन करते हैं, एक की जगह पर दूसरे को जाना होता है। इसलिए अभी NIC का जो सॉफ्टवेयर था जिसके माध्यम से एकल स्थानांतरण जारी हुए, उसके अलावा इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, कठिन थी। जल्दी ही वो सूची जारी हो जाएगी। बेसिक शिक्षा में और क्या नया कर रहे हैं या करेंगे? आप जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, आप देख रहे होंगे बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हुआ तो पहली बार उत्तर प्रदेश के स्कूलों के भवन आपको दूर से देखकर अच्छा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, छतों की मरम्मत हुई। पहली बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्श पर टाइल्स देखे, रंग बिरंगी पेंटिंग हुई, वो शिक्षाप्रद पेंटिंग हुई है। बच्चा स्कूल पहुंचे तो बाहर की दीवारों से लेकर अंदर की कक्षाओं की दीवारें ही उसको पढ़ा दे, इस तरह की पेंटिंग हुई है। विद्युतीकरण हो रहा है, पेयजल की व्यवस्था हो रही है, अच्छे शौचालय बन रहे हैं, अच्छे किचन बनाए जा रहे हैं, किचन गार्डन भी डेवलप किए जा रहे हैं, हर विद्यालय में पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। हमने पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू किया है हर स्कूल में। कोविड के पहले चूंकि आदेश हुआ, उसके बाद कोविड आ गया। अभी जब स्कूल खुलेंगे तो 15 मिनट का योगा होगा। फरवरी में ही, पिछले फरवरी में कोविड आने से पहले हमने सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह का आयोजन शुरू किया है। शिक्षकों की भर्ती हो जाती थी, उनका कोई प्रशिक्षण नहीं होता था, तो जो नई नई विधाएं शिक्षा की आती है उनको जानकारी मिल रही है। इसलिए निष्ठा नाम का एक पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उत्तर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव के गरीब मजदूर किसान के बच्चे को नहीं मिल पा रही थी। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने 72,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी की, उसमें लगभग 43,000 शिक्षकों का चयन हुआ। फिर 12,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी की, जिसमें लगभग 6,000 शिक्षकों का चयन हुआ। फिर अभी 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी की है, जिसमें लगभग 68,000 शिक्षकों का चयन हुआ है। लगभग 1,20,000 शिक्षकों का चयन करके अब स्थिति यह है कि इनका प्लेसमेंट होने के बाद उत्तर प्रदेश का एक भी ऐसा विद्यालय नहीं बचेगा जहां कम से कम एक स्थायी शिक्षक ना हो। तो ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, आप देखेंगे 2017 के बाद के
बेसिक शिक्षा के स्कूलों को और 2017 के पहले के स्कूलों को देखेंगे तो आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। 2 जोड़ी रंगीन ड्रेस हमने देने शुरू किए, खाकी ड्रेस हटा करके जूते भी दे रहे हैं, मोजा भी दे रहे हैं, स्वेटर भी दे रहे हैं, बैग भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं। इस साल लॉकडाउन है, सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन बच्चों को उनका यूनिफॉर्म, उनका स्वेटर, उनकी किताबें, ये सब उनके घर तक पहुंचाई जा रहे हैं। मिड डे मील जो नहीं बन पाया लॉकडाउन के कारण, उसका अनाज बच्चों के घर तक पहुंच गया और कन्वर्जन कास्ट उनके अभिभावकों के खाते तक। ये ऐतिहासिक परिवर्तन योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में हुआ। कोरोना काल में पिछले साल बच्चे को आगे की कक्षा में भेज दिया गया, इस बार क्या परीक्षा होगी या प्रमोशन उसी टाइप का होगा? अगर पूरे सत्र कक्षाएं नहीं चल पाएंगी, क्योंकि जैसा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का निर्देश होगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश सरकार का निर्देश होगा, वैसा ही निर्णय लेंगे। अगर सत्रांत तक कक्षाएं नहीं चल पाएंगी तो निश्चित रूप से अगली कक्षा में प्रोन्नत करेंगे। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी जानकारी भी होगी, आपके हस्ताक्षर से एक जांच का पत्र भी वायरल हुआ था कन्नौज का, यूनिफॉर्म का मामला था, जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, उन्होंने ही खोला था, उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला दब गया। विपक्षी कह रहे हैं कि पार्टी के ही लोग हैं। मैंने जांच के लिए लिखा था, अभी जांच की रिपोर्ट की क्या स्थिति है मुझे जानकारी नहीं, लखनऊ पहुंचकर उसकी रिपोर्ट देखूंगा। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार या शासन की मंशा के खिलाफ काम करने वाला अधिकारी कर्मचारी। मंत्री जी 3 महीने पहले जांच हो चुकी थी, उसमें 3 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मुझे नहीं उस जांच रिपोर्ट की जानकारी है, मैं लखनऊ पहुंचकर रिपोर्ट मंगाऊंगा। अगर कोई दोषी सिद्ध होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई मंत्री जी, इसमें जो पद रिक्त रह गए हैं, तो इसके लिए क्या अभी प्रक्रिया शुरू की जाएगी या चुनाव के बाद इसकी? देखिए, मैंने कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हम लोगों ने की है। बेसिक शिक्षा विभाग 50,000 करोड़ से अधिक शिक्षकों के वेतन पर खर्च करता है, इसलिए अभी तो एक प्रक्रिया पूरी हो रही है। इसके बाद आगे जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा वैसी कार्रवाई। ओपी राजभर का कहना है, बयान आया जिसमें भाजपा नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, इस पर क्या कहना है आपका? अब मैं किसी का नाम क्या लूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सर, नेहरू जी का आपने जिक्र किया था भाषण में अपने, क्या नेहरू जी ने शिक्षा क्या कांग्रेस ने शिक्षा पर गद्दान डाला था? ना, मैंने जिक्र तो ये किया था कि जब देश आजाद हो रहा था तो उन्होंने अपना भाषण देते समय एक वाक्य जो प्रयोग किया था, वी आर नेशन इन द मेकिंग, कि मतलब अब हम एक राष्ट्र बन रहे हैं। मैंने कहा कि उस विचार से हम सहमत नहीं हैं। भारत एक पुरातन राष्ट्र है, भारत का बहुत प्राचीन इतिहास है, 10,000 वर्षों से अधिक का इतिहास है। राम, कृष्ण, महाभारत, गीता, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब का इतिहास आजादी के हजारों वर्ष पहले का पुराना है। तो ये कहना कि 15 अगस्त के बाद हमारा देश एक राष्ट्र बना, पंडित नेहरू के इस विचार से हम सहमत नहीं है। एक सवाल और है, जैसे कि जो अभी स्कूल आवंटन हो रहा, पदस्थापन नए शिक्षकों का, तो उसमें सारे स्कूल नहीं खुल रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता है कि जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है पहले वहां शिक्षक भेजे जाएं। अभी तक आप लोग ही और जनता ही शिकायत करती थी कि किसी स्कूल में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं और किसी स्कूल में बिल्कुल शिक्षक नहीं है। इसलिए हमने अब प्रायोरिटी तय कर दी, सबसे पहले उस स्कूल को टीचर दिए जाएंगे जहां केवल शिक्षा मित्र या अनुदेशक के भरोसे चल रहा है, एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। सब जगह 1 हो जाएंगे तो 2 करेंगे, 2 हो जाएंगे तो 3 करेंगे। जब सब स्कूलों में 3 हो जाएंगे उसके बाद ही किसी स्कूल को चौथा शिक्षक मिलेगा। और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, पारदर्शी है, कोई सिफारिश नहीं, किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार की संभावना नहीं। अच्छा, जो लोग छूट जाएंगे क्या उनको एक तीसरा मौका और मिलेगा क्या? धन्यवाद। किसान आंदोलन भयंकर हो गया, सरकार चुप है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये जिन मामलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 25 दिसंबर को विस्तार से हर ब्लॉक में देश के किसानों के सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें कही है। समय समय पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, माननीय कृषि मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, सब लोगों के नेतृत्व में किसानों से वार्ता हो रही है। आप सबको जानकारी है उस विषय में। कोरोना पिछले 2 सालों से आकांक्षी जनपद वाले अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए, आकांक्षी जनपद इसलिए आकांक्षी जनपद की सूची में आए क्योंकि उनके चिकित्सा और शिक्षा के सूचकांक बहुत पीछे थे। देश के 115 पिछड़े हुए जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे जिनको आकांक्षी जनपद कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके लिए विशेष अभियान केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने चलाया कि वो पिछड़ेपन से बाहर निकले। लेकिन जब तक उनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए सामान्य निर्देश था कि वहां पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। स्कूल में टीचर ही नहीं होगा तो शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी। इसलिए अभी तक वहां के
स्थानांतरण पर एक प्रतिबंध था कि अधिक संख्या में वहां से टीचर बाहर, क्योंकि वहां की समस्या है, बाहर से वहां कोई जाना नहीं चाहता है, और वहां से सारे लोगों को अगर बाहर भेज दिया जाएगा तो फिर आप ही लोग सवाल खड़ा करेंगे कि साहब आकांक्षी जनपदों में स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसलिए प्रतिबंध था। लेकिन अब हम सरकार को यह आग्रह करने वाले हैं कि 69,000 की शिक्षक भर्ती के बाद आकांक्षी जनपदों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो गई है। इसलिए भविष्य में जब कभी स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी तो इन जनपदों में भी सामान्य रूप से स्थानांतरण होंगे, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोरोना काल के बाद वैक्सीन भी आ गई, कब तक स्कूल खुलने की उम्मीद है? मैंने कहा ना, जैसा केंद्रीय गृह मंत्रालय का और उत्तर प्रदेश सरकार का जब निर्देश प्राप्त होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जल्दी ही एक स्थान पर कहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बड़े लोग ही तमाम सारे जो उसके नियम हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं कई बार। तो बच्चे तो लापरवाह होते ही हैं, बच्चे कितना ध्यान देंगे। इसलिए जब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा उसी अनुरूप स्कूलों को खोलने का निर्देश